तो हफ्ते का वो दिन जहां पर हम केवल और केवल महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, यानी विमेंस वेडनेसडे का वो दिन जहां पर हम लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं महिलाओं की और महिला उद्यमी से भी आपको मिलवाते हैं। आज शो की शुरुआत होने वाली है महिलाओं के सवालों के जवाब के साथ, उनके पोर्टफोलियो की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। हर्षवर्धन रुंगटा सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारी इस पेशकश में हमेशा हर हफ्ते वो शामिल होते हैं। हर्ष, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस कड़ी में आज। और एक बार फिर से काफ़ी उत्साह के साथ बहुत विमेन इन्वेस्टर्स ने अपने सवाल हम तक पहुंचाए हैं। एक एक करके सभी से बात करते हैं और सभी की उलझनों को हम सुलझाते हैं। पहला सवाल हम लेते हैं शिवांगी का। शिवांगी की उम्र 30 साल की है और लगभग 20 साल के लिए ये निवेश करना चाहती हैं। 10% से अपनी निवेश को, जो कि एसआईपी के जरिए शायद कर रही हैं, उसको स्टेप अप भी करना चाहती हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू वो करवाना चाहती हैं और कितना बैलेंस है उनका पोर्टफोलियो जानना चाहती हैं। फंड सही है या नहीं। 25,000 रुपये तक की एसआईपी वो 6 फंड में कर रही हैं। लार्ज, मल्टी, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लगभग तमाम कैटेगरीज हैं। फंड्स के नाम भी पढ़ना चाहूँ मैं, देखिए पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, कोटक मल्टी कैप है, निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट भी है इनके पोर्टफोलियो में, आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 अभी है इनके पोर्टफोलियो में, एचडीएफसी का मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है इनके पोर्टफोलियो में। क्या सभी फंड्स अच्छे हैं? आईसीआईसीआई नेक्स्ट निफ्टी 50 को आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड से रिप्लेस भी ये करना चाहती हैं, तो क्या ये स्ट्रैटेजी सही होगी या नहीं, ये इनका सवाल है। तो शिवांगी, मुबारकबाद, आप 30 साल की हैं और 30 साल में आपका फंड सिलेक्शन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। कुछ बुनियादी रूल जो फॉलो करने होते हैं शिवांगी, उसका मेरे ख्याल से आपने अच्छे से ख्याल रखा है। और यूट्यूब के ज़रिए देखिए आपने सवाल भेजा है, अगर फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होती तो आपको मुबारकबाद भी हम दे देते हैं इस बात के लिए। लेकिन कुछ बदलाव हैं जो आपको हर्ष रेकमेंड करेंगे। और हर्ष, बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि इन्होंने इतनी कम उम्र में शुरुआत की है, तो निवेश का जो इनका नज़र जो टाइमलाइन है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं कहूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास निवेश का नज़रिया रखें आप, उतने ज़्यादा निवेश के मौके भी आपको मिलेंगे और उस तरह से आप अग्रेसिव या मॉडरेटली अग्रेसिव रणनीति भी अपना सकती हैं। बताइए, पहले इनके पोर्टफोलियो के पॉजिटिव्स से शुरुआत कीजिएगा हर्ष। आपने सही कहा कविता कि इन्होंने जो अपनी एज को ध्यान रख, 30 साल की उम्र है और इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना एसआईपी का एक पोर्टफोलियो बनाया है। 25,000 रुपए इन्वेस्ट करी है, 6 स्कीम में इन्वेस्ट कर रही है इन्होंने। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, अलग अलग कैटेगरीज की स्कीम्स ले रखी हैं और एलोकेशंस भी अच्छा है। सो शिवांगी, आपके लिए ये बात सही है कि जो कविता ने कहा कि आपने एक यंग उम्र में एक अच्छी तरह अपना पोर्टफोलियो बनाया है, ताकि आप एक जो फाउंडेशन है वो अच्छी आपने डाली है, तो आगे जाते हुए जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी होगी वो ज्यादा स्मूथ होगी आपके लिए। आपके पोर्टफोलियो पे अगर हम नजर लगाएं डालें, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव करने की फिलहाल जरूरत है। आपने सेगमेंट वाइज जो मार्केट सेगमेंट्स हैं उन सब में एलोकेशन किया है, सही तरीके से किया है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्कीम्स रखी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिलहाल ऐसी कोई कारण है कि जिसमें आप अपनी पोर्टफोलियो में बदलाव करें। जो आप स्विच की बात करी थी कि क्या आप आईसीआईसीआई प्रू नेक्स्ट 50 से निकल के आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड में चली जाएं, वेल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी स्पेसिफिक कारण है कि आप ये स्कीम में से, ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसमें से निकल के डिविडेंड यील्ड में जाएं, तो आपके पोर्टफोलियो बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप चेंजेस करती भी हैं तो उसमें आपको कैपिटल गेन्स का इम्प्लीकेशन हो सकता है, एग्जिट लोड के इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो फॉर नो रीजन क्यों हम चेंज करें, क्यों ये खर्च अपने ऊपर लें। तो मेरा सुझाव रहेगा कोई बदलाव ना करें। जो स्टेप अप की आपने बात की है कि आगे जाते हुए 10% आप बढ़ेंगे, तो वो भी इन्हीं स्कीम्स में रखिएगा। 6 स्कीम आपके लिए काफी है। आप अगर 25,000 से 50,000 की भी एसआईपी या महीने की करेंगी, या 75,000 की एसआईपी करने लगे, या 1 लाख रुपए की एसआईपी आगे जाते हुए करने लगे, तो भी 6 स्कीम आपके लिए काफी है। तो और स्कीम्स फिलहाल बढ़ाइएगा मत, एलोकेशन ठीक है। चलिए, क्योंकि हर्ष, होता ये है कि जब इतनी कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, आप भर भर के अपने पोर्टफोलियो में फंड्स डाल लेते हैं। और शिवांगी तो उस एज ग्रुप में है जो मैं से अज्यूम ही कर रही हूँ शायद 2-3 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की होगी। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पोर्टफोलियो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी हो सकता है अगर 5-6 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रखी है। लेकिन हैविंग सेड दैट,
शुरुआती में बहुत सारे फंड्स खरीदने की एक आदत जो है वो नोटिस की गई है इन्वेस्टर्स में। परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो पोर्टफोलियो में फंड्स डाल देते हैं या मार्केट की एक तरफा मूवमेंट को देखकर फंड्स डाल लेते हैं। अब शिवांगी के पास पर्याप्त मात्रा में फंड्स हैं, आने वाले वक्त में स्टेप अप करना चाहती हैं। कंफ्यूजन अधिकतर लोगों के मन में ये होता है कि जब स्टेप अप कर रहे हो तो फंड बढ़ाएं, राशि तो बढ़ानी ही है, फंड बढ़ाएं या बढ़ी हुई रकम जो बढ़ाना चाहते हैं उसको इसी फंड में डाल दें, इन्हीं पोर्टफोलियो में विभाजित कर दें। तो कविता, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमूमतः हम ना इन्वेस्टर्स में देखते हैं कि जब वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पहले तो बहुत सारी स्कीम ले लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो अलग अलग स्कीम के नाम सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं कि भाई ये स्कीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वो स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लेते हैं। वो 1,000 रुपए एक में कर रहे हैं, 1,000 रुपए दूसरे में कर रहे हैं, ऐसे करते करते 10-15 स्कीम्स हो जाती हैं। तो इसका कोई रियल फायदा नहीं है। आपको समझना है कि आपने अगर 2 लार्ज कैप फंड लिए हैं, एक ही कैटेगरी के हैं और दोनों में आपने हज़ार-हज़ार रुपए लगाए हैं, तो दोनों जो स्कीम्स हैं वो लगभग जो ओवरलैप देखेंगे उसमें बहुत सारी ना जो कंपनीज़ हैं ओवरलैप होंगी। तो आपको कोई स्पेसिफिक फायदा नहीं मिल रहा। सो अवॉइड करिए मार्केट का टू मच ऑफ नॉइज़। बोलते हैं ना कि भई हर एक स्कीम, हर एक इंसान आपको अलग-अलग स्कीम के नाम बता रहा है, तो आप वो जोड़े जा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, उससे कोई रियल फायदा होता नहीं है। अब आपको ये समझना है कि शिवांगी जो अपना एसआईपी बढ़ाना चाहती है हर महीने की, अगर अभी ये 25,000 रुपए महीना कर रही हैं, कल जाके ये 50,000 होगा, उसके ऊपर ये 75 या 1 लाख रुपया भी हो सकता है महीने का। 6 स्कीम में अगर ये इन्वेस्ट कर रही हैं, तो 6 स्कीम में 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके हर स्कीम में करीबन 20,000 रुपए या उससे कम ही है। मान लीजिए 18-20,000 रुपए के आसपास आप एक स्कीम में पैसे लगा रहे हैं। हर एक स्कीम में जो आप 20,000 रुपया भी दे रही हैं, वो 20,000 रुपया करीबन 30 से 40 कंपनियों में स्प्लिट होके इन्वेस्ट होता है। कोई एक कंपनी में पैसे जाते नहीं हैं। तो आपके पैसे अगर डिवाइड होके 20,000 रुपए आपके अगर 40 कंपनी में जा रहे हैं, तो आप हर महीने के हर एक कंपनी में मोटा-मोटी हिसाब बता रहा हूँ, एलोकेशंस अलग होते हैं, मतलब स्कीम में भी एक पर्टिकुलर स्टॉक 10% वेटेज होगा या व्हाटएवर। पर मोटा-मोटी आपका पैसा जो है वो बहुत सारी कंपनियों में डिवाइड होके जाता है, तो आपका जो रिस्क का जो एक सेंस है कि मैं 20,000 एक स्कीम में क्यों लगाऊँ? एक स्कीम में नहीं लगा रहे हैं, आप 40 कंपनियों में लगा रहे हैं। तो बहुत सारी स्कीम आपके पोर्टफोलियो में जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड अमाउंट स्कीम रखिए, 5 या 6 उतनी काफ़ी है। ऑलराइट, चलिए शिवांगी के सवाल का हमने काफ़ी विस्तार से यहाँ जवाब दिया है। हर्ष, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली दर्शक की ओर हम रुख करते हैं। अच्छा, बहुत सारी दर्शक जो है यूट्यूब पर अपने सवाल हमें भेज रही हैं। आप सबसे बस गुजारिश ये करेंगे कि यूट्यूब पर तो भेज रही हैं, व्हाट्सएप पर भी आप उतनी ही आसानी से हम तक पहुंच सकती हैं। नंबर साझा करने को अगर लेकर हिचकिचाहट है तो आप व्हाट्सएप ज़्यादा आपको सेफ़ लगेगा, जहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकती हैं। और जो नंबर आप हमें देती हैं वो हमारी टीम के पास ही रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। लेकिन जितना विस्तार से आप सवाल पूछ पाएंगे उतना बेहतरी से जो है हम आपको सलाह भी दे पाएंगे। बहरहाल सुचित्रा का मैं सवाल लेती हूँ, हर्ष, और इन्होंने इनकी उम्र 41 इयर्स है और महाराष्ट्र सांगली से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। प्राइवेट जॉब करती हैं, 7,000 रुपये की मंथली एसआईपी, 12 से 15 साल का इनका टाइम होराइजन है जिसके लिए ये निवेश करना चाहती हैं, और 1 CR 15 साल में इनको इकट्ठा करना है, इन्होंने अपने लिए लक्ष्य तय किया हुआ है। और सुचित्रा ये कहती हैं कि इनके पास इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप है, इनके पास कोटक का मल्टी कैप है, HDFC का फ्लेक्सी कैप है, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, व्हाइट ओक का भी मिड कैप है, मोतीलाल का स्मॉल कैप है और माइक्रो कैप भी है इनके पास मोतीलाल का। पिछले 3 महीनों से इन्होंने अपनी एसआईपी की शुरुआत की है, अपने निवेश की शुरुआत की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुचित्रा, कांग्रेचुलेशंस, और आपके हिम्मत की भी दाद हम देनी पड़ेंगे और देंगे यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के उतार चढ़ाव और इतनी वॉलेटिलिटी से जो है निवेशक थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन उस बीच आपने निवेश शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं आप अब अगर निवेशित रहेंगी लंबे समय तक, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं आपके प्लान के मुताबिक तो लग ही रहा है, बहुत फायदे में रहेंगी। हर्ष, बताइए टाइमिंग के बारे में बताइए। वैसे तो टाइम नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें फिर भी 3 महीने पहले शुरुआत की है, यानी इसी साल की शुरुआत से शुरुआत की है, बताइए। सो कविता, इनफैक्ट अगर हम एम्फी के नंबर्स देखें तो उसमें ये लिख के निकल के आता है कि जब मार्केट गिरता है, जो जैन से मार्च का पीरियड हम बात कर रहे हैं, जो 3 महीना पहले इन्होंने एग्जैक्टली अपनी एसआईपी शुरू की है,
इस पीरियड में हम देखेंगे कि डिसकंटिन्यूड एसआईपी के नंबर्स एक्चुअली ज्यादा है। तो आपने सही कहा कि जब बाकी इन्वेस्टर्स घबरा के मार्केट से निकल रहे थे, सुचित्रा ने उस पीरियड में हिम्मत करके अपनी एसआईपी शुरू की है। तो कांग्रेचुलेशंस, आप एक्चुअली सही काम कर रही हैं, क्योंकि एसआईपी का मतलब होता है कि आप यूनिट्स अक्यूमुलेट कर रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आपको सस्ते में यूनिट्स मिल रही हैं, और जब मार्केट बढ़ेगा तो वो पूरी एक्यूमुलेशन जो आपने मार्केट नीचे गिरा हुआ था उस समय जितनी यूनिट्स इकट्ठा की हैं, वो पूरी यूनिट्स पे आपको प्रॉफिट होगा। ये कॉन्सेप्चुअली उल्टा है कि लोग जब मार्केट बढ़ता है तो एसआईपी करते हैं और मार्केट गिरता है तो एसआईपी बंद करते हैं। ये एक्चुअली अपने आप को जितना हार्म कर रहे हैं उतना वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर मार्केट बढ़ते जा रहा है और उस समय आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपका एवरेज हायर प्राइसिंग पे हो रहा है। तो आप कितना पैसा कमा लेंगे जब आप ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में कमा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और गिरते हुए मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है, तो आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो एनीवेज, सुचित्रा ने सही टाइम पे एसआईपी शुरू की है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अब दो ऑब्जर्वेशन है मेरे इनके पोर्टफोलियो को लेके। पहली बात, अगर ये 7,000 रुपया इन्वेस्ट कर रही है महीने का, तो इन्हें 7 स्कीम होने की जरूरत नहीं है। एक एक हजार रुपया अगर वो 7 स्कीम में इन्वेस्ट कर रही है, उसका कोई रियल फायदा नहीं होता सुचित्रा। तो आप 2 से 3 स्कीम भी रखती हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। अब दूसरा पहलू ये कि आपने अगर 3 महीने पहले ही शुरू एसआईपी की है, तो 3 महीने में आपको अपनी एसआईपी रिव्यू आइडियली नहीं करनी चाहिए। अब ये आप रिव्यू क्यों कर रही है? क्योंकि शुरू करने से पहले आपने सही तरीके से या तो एनालिसिस करके पूरा सोच विचार करके एसआईपी शुरू नहीं की थी, या कोई कंसल्टेशन नहीं किया था। उसके लिए आप 3 महीने आप इन्वेस्टमेंट शुरू किए और 3 महीने में आप रिव्यू कर रही हैं। सो आइडियली ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। अब आपके लिए आगे जाते हुए बता दूं कि आप अपनी सारी जो एसआईपी हैं वो 3 स्कीम्स में ही कंसोलिडेट करके आगे बढ़े, जो आपके एग्जिस्टिंग एसआईपीज में से ही है। तो कोटक मल्टी कैप है आपके पास, तो उसी स्कीम में आप 3,000 करिए, 1,000 नहीं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, उसमें 3,000, और व्हाइट ओक मिड कैप फंड में 1,000। इस तरीके से आप 7,000 रुपए की एसआईपी इन 3 स्कीम्स में रखिए। बाकी जो स्कीम्स है उनमें से पैसे निकाल लीजिए और इन्हीं 3 में कंसोलिडेट कर लीजिए। आगे जाते हुए अगर आप एसआईपी बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि ये तो शुरुआत है, तो एक स्कीम ज्यादा से ज्यादा जोड़िएगा, 4 रखिएगा, उससे ज्यादा फिलहाल मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़नी चाहिए। और जहां तक आपके गोल्ड्स का सवाल है, 7,000 रुपए जो आप महीने की इन्वेस्ट करिए, 15 साल तक भी इन्वेस्ट करती है, और अगर हम 12% का रिटर्न अनुमान लगाते हैं, तो आपके करीबन 35 लाख रुपए इकट्ठा होगा। आप चाह रही हैं 1 करोड़ रुपया, तो आपको ऑब्वियसली समझ आ गया होगा कि आपको एसआईपी का रकम जो है वो 3 गुना कम से कम करनी होगी। ऑलराइट, चलिए, मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है नहीं सुचित्रा, लेकिन आपने इनको काफ़ी अच्छे से समझाइश दे दी है। और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप बने रहें और अपने निवेश को बढ़ाइए, जो कि आपकी प्लानिंग में भी है। अंशिका का सवाल लेंगे, झारखंड से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। फंड्स की डिटेल्स आपके पास है। करोड़ का इमर्जिंग इक्विटी, यूटीआई, निफ्टी 50 इंडेक्स, क्वांट का स्मॉल कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। 4 फंड्स में कर रही हैं, और इन्होंने अब तक कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी डाला है, साथ ही जितने महीने की एसआईपी कर रही हैं वो राशि भी डाली हुई है। शिफ्ट क्या इनको कहीं करना चाहिए अपने निवेश को? केवल 4 फंड्स हैं। अंशिका, कुछ डिटेल्स में कमी है, क्योंकि फंड्स पे तो हम आपको सलाह दे देंगे, लेकिन साथ ही अगर आप बता पाती हैं कि आपका गोल क्या है, कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है, तो बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। फंड्स तो सभी लगभग अच्छे ही हैं। बाजार की चाल का असर तो हर फंड की परफॉर्मेंस पर पड़ता ही है। हर्ष, थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड जानकारी हमें देती तो हम बता पाते कितने अलाइंड है इस तरह के फंड्स इनके फाइनेंशियल गोल्स से, लेकिन वो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। बताइए, अगर आप इनको किसी फंड से एग्जिट की सलाह देना चाहते हैं तो। तो देखिए कविता, इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया ना, ये एसेंशियली एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो। इनका जो मेजर एलोकेशन है, वो 7,300 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रही है। तो मेजर एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप की तरफ है, जो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बोले कि सिर्फ लार्ज कैप में क्यों, आप अपना पूरा पोर्टफोलियो एक लार्ज कैप के तौर पे भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपलसरी पोर्टफोलियो में होना है। अगर कोई इंसान सिर्फ मिड कैप से कंफर्टेबल है, तो पूरा पोर्टफोलियो भी वो मिड कैप से बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शर्त इतनी है कि वो कॉन्शियसली डिसीजन ले, ना कि वो रिटर्न्स को देखते हुए कि पिछले 3 साल में मिड कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो मैं बाकी सब में से निकाल के सिर्फ मिड कैप में लगाऊंगा। वो पर्पस नहीं होना चाहिए। सिर्फ है कि आप कॉन्शियसली मिड कैप कौन सी कंपनीज होती हैं, आपको मिड कैप कंपनीज समझ में आती है, और वो मार्केट कैप की जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि इन मार्केट कैप की कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप डिसीजन लेके पूरा अपना पोर्टफोलियो कोई भी एक मार्केट सेगमेंट का भी बना सकते हैं।
सो अंशिका का पोर्टफोलियो अगर लार्ज कैप ओरिएंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कीम्स इनकी अच्छी हैं, ये कंटिन्यू कर सकती हैं। मुझे सिर्फ एक अगर इन्हें ऐसे लगता है कि इन्हें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में कुछ चेंजेस करने हैं एलोकेशन में, तो ही ये बदलाव करें। अगर जिस हिसाब से कंफर्टेबल है लार्ज कैप में, तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो इनका एक ऑब्जर्वेशन मैं देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि ये 7,300 रुपया महीने का इन्वेस्ट करती हैं और इनका करंट अगर कॉर्पस, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस देखें, करीबन 6 से 7 लाख रुपए है। तो बेसिक कैलकुलेशन ये कहता है कि ये लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रही हैं और डिसिप्लिन्ड मैनर में कर रही हैं। सो सबसे बड़ा एडवांटेज एक एसआईपी इन्वेस्टर का एक होता है कि आप डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, तो आप वेल्थ क्रिएट करेंगी। स्कीम्स उसके बाद आती है। तो मान लीजिए उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट किया, लेकिन बार-बार वो एसआईपी बंद कर देती है, पैसे निकाल लेती है, तो वेल्थ क्रिएट नहीं होता। आप एक एवरेज स्कीम में इन्वेस्ट करें, लेकिन डिसिप्लिन मैनर में लॉन्ग टर्म में करें, आप ज्यादा वेल्थ कमाएंगे। तो 7,300 रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं महीने का और करंट कॉर्पस 6 से 7 लाख रुपए है। तो विच मीन्स मेरे हिसाब से करीबन एटलीस्ट 5 या 10 साल से इन्वेस्ट कर रही होंगी, तब जाके ये कॉर्पस इनका इतना बना है। तो आई थिंक दैट इज कमेंडेबल और हमारे बाकी जो सारे दर्शक हैं, उन्हें ये लेसन लेना चाहिए कि कंटिन्यूअसली आप इन्वेस्ट करें, छोटी-छोटी रकम करते रहें, डिसिप्लिन बना के रखें, तो आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे। एब्सोल्युटली, अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं, नेहा का सवाल लेंगे। ईमेल के ज़रिए उन्होंने सवाल भेजा है और मिरा एसेट लार्ज कैप और मिड कैप फंड 9 साल से जो है इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। 1,000 रुपये की इनकी एसआईपी है, इसमें ये बने रहें या ये निकल जाएं, इनका ये सवाल है। और चलिए, काफ़ी लंबा समय इन्होंने दे दिया है इस फंड को। और देखिए, एक बाज़ार की चाल का तो असर पड़ा ही है फंड की परफॉर्मेंस से। और बीच में क्योंकि हमने देखा था कि लार्ज कैप्स की कहानी कुछ काम नहीं कर रही थी हर्ष, तो उसकी एक मार पड़ती हुई देखी है फंड में, जो इस तरह के तमाम फंड्स में पड़ी होगी। लेकिन अब क्योंकि कुछ स्टेबिलिटी और लार्ज कैप्स की ओर रुझान और वैल्यूएशंस को लेके जो अब बातें आ रही हैं सामने, रुकना चाहिए इस फंड में? देखिए कविता, मेरा लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है वो पहले वो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हुआ करता था, उनका नाम बदला गया है। तो ये जो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है या अभी का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये मेरा म्यूचुअल फंड का एक फ्लैगशिप स्कीम रही है। ये इनकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम रही है और इनका ये जो परफॉर्मेंस है, ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ऑब्वियसली अगर हम देखें, एक ऐसा हर एक फंड मैनेजर की लाइफ में ऐसा एक साइकिल आता है जहाँ पे उनकी जो स्कीम्स हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, वो हो सकता है अंडर परफॉर्म करे, कोई पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी स्टैंड पॉइंट से क्या मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है। ये फंड का जो एयूएम है आज की तारीख में करीबन 36,500 करोड़ का है। सो ये अच्छा खासा फंड है और एक ऐसी स्कीम है जिसपे फंड हाउस का पूरा ध्यान है। सो मुझे नहीं लगता इन्हें कोई भी बदलाव करने की जरूरत है। ये 9 साल से ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर रही है, सो इतनी डिसिप्लिन इन्वेस्टर है ऑलरेडी। ये ऐसे भी बहुत ही कम चुनिंदा इन्वेस्टर्स की श्रेणी में आती है जहां इन्होंने 9 साल तक एक स्कीम में इन्वेस्ट किया है। एक एवरेज होल्डिंग पीरियड हम देखेंगे 2 से 3 साल में बहुत सारी एसआईपीस बंद हो जाती हैं। सो नेहा, आई थिंक आप इतनी अच्छी तरह कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन मैनर से एक अच्छी स्कीम में हैं, आपको नियर टर्म के जो रिटर्न्स हैं वो शायद हो सकता है आपको परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि आप 9 साल से इन्वेस्ट कर रही हैं, मार्केट करेक्शन होने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो डबल फिगर में होगा, आपके 10% के ऊपर आपको अभी भी नेट रिटर्न मिल रहा होगा। सो मुझे नहीं लगता आप इस पूरे प्रोसेस को कुछ भी इंटरफेयर करें। स्कीम अच्छी है, फंड हाउस अच्छा है, फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी है और आप इतनी डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर रही हैं, प्लीज कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू करती रहे। ये तो नेहा बेफिक्र हो जाइए और आपको फंड से निकलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। निवेश क्या बढ़ा लेना चाहिए अगर बढ़ाना चाहती हैं तो। बाकी देखिए हर्ष, मेरे पास इनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स है नहीं, तो मैं नहीं जानती कि इनके पास क्या और भी कोई फंड है पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर यही एक फंड है, निवेश बढ़ाना चाहती हैं, तो इसी फंड में बढ़ाएं या कोई और फंड ले लें? तो देखिए कविता, एक पॉइंट जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि 1,000 रुपए ये आज की तारीख में इन्वेस्ट कर रही है स्कीम में और 9 साल से 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है। सो ऑब्वियसली समझ में आता है कि 9 साल पहले अगर इन्होंने 1,000 रुपए से शुरू किया, आज इनकी इनकम या सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी जरूर बड़ी होगी। तो यस नेहा, एक और अपना पॉइंट जोड़ लीजिए कि जैसे जैसे पॉसिबल हो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाती रहे। 9 साल से 1,000 रुपए कर रही है, हो सकता है कि इस दौरान आप 1,000 से 5 या 10,000 रुपए महीना करने की क्षमता रखती हो, खाली आपने ध्यान नहीं दिया हो।
तो यस, अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाइए। अब जहां तक सवाल है कि क्या इसी स्कीम में बढ़ाना चाहिए, फिलहाल आपके पास स्कोप है। आप 1,000 रुपए स्कीम में कर रही हैं, आप अगर 5 या 10,000 रुपया भी इस स्कीम में करती हैं तो उतना स्कोप आपके पास है। तो यस, अगर बढ़ाना चाहें तो इसी स्कीम में फिलहाल बढ़ाइएगा। आगे बढ़ते हैं, विनीशा का हम सवाल लेंगे। इन्होंने एक्स पर से अपना सवाल हमें भेजा है और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड क्या अच्छा फंड है? 10 साल के लिए 10,000 की एसआईपी चल रही है। इसके साथ साथ फ्लेक्सी कैप, एबीएसएल फ्लेक्सी कैप मेरे ख्याल से, या एसबीआई फ्लेक्सी कैप भी हो सकता है। आई थिंक मोस्टली एसबीआई फ्लेक्सी कैप ही होगा। ये सही है या पारंपरिक के फ्लेक्सी कैप में इनको स्विच कर लेना चाहिए? ये भी इनका सवाल है। 5,000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, इसमें भी इनकी एसआईपी चल रही है 5,000 रुपये, और तीनों ही फंड्स में इनका जो नज़रिया है वो 10 साल का बता रही है। तो देखिए कविता, एक सवाल हमेशा आता है अपने, हाँ आपके और हमारे मन में, हमने बात पहले भी कर चुके हैं, दूसरे दर्शकों से भी बात की है कि पूरा पोर्टफोलियो आप सिर्फ एसबीआई का क्यों बनाएंगे, कि आपके सारी स्कीम्स जो है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड की हैं। तो ऐसा क्या कंपल्शन है कि आपको एक ही फंड हाउस से करना है? ये हो सकता है ऐसा कि आप कोई बैंक, आपके एसबीआई बैंक मैनेजर से किससे बात कर रही हैं और उन्होंने सारी आपको एसबीआई की स्कीम्स दी हैं। सो देखिए, एसबीआई एज अ फंड हाउस इंडिया का वन ऑफ द टॉप फंड हाउसेज है। बहुत अच्छा फंड हाउस है, बहुत अच्छी फंड मैनेजमेंट टीम है, और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी क्वांटिटी की है। तो ये इट्स अ वेरी गुड फंड हाउस। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको ये सोचना है कि मैं अपने सारे पैसे, अगर मैं मान लीजिए 10 या 15,000 लगा रहे हूँ, तो मैं 3 अलग-अलग स्कीम ले रही हूँ और मैं तीनों एक ही फंड हाउस से ले रही हूँ। तो मुझे सेम फंड मैनेजमेंट स्टाइल मिल रहा है, मुझे फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो आपके पास जब 40 से ऊपर फंड हाउसेज हैं, तो क्यों ना हम कम से कम 3 दूसरे फंड हाउसेज अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, ताकि मुझे हर एक फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का भी फायदा मिले। तो मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड तो आप कंटिन्यू कर लीजिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जहां आप एसबीआई फ्लेक्सी कैप देख रही हैं, उसकी जगह यस, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। आपका एसबीआई फोकस्ड फंड है, उसकी जगह मेरा सुझाव रहेगा कि आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड लें। तो आपके पास 3 अलग-अलग फंड हाउस हो जाएंगे, 3 अलग कैटेगरीज के फंड्स हो जाएंगे, ताकि आपका पोर्टफोलियो सही मायने में डाइवर्सिफाइड माना जाए, कैटेगरी वाइज भी और फंड हाउस वाइज भी। ऑलराइट, हर्ष, चलिए, आपने विनीशा को यहाँ पे बहुत बेहतरीन सलाह दी है, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक ट्रस्ट वाला फैक्टर हो जाता है जब देश की इतनी बड़ी एएमसी, एसबीआई जैसी एएमसी की हम बात करते हैं। हर्ष, आपसे बेहतर ये बात और कौन समझ सकता होगा। इसीलिए भी क्योंकि लोगों के बैंक में खाते भी होते हैं, और 97% पिन कोड्स जो हैं ऑलमोस्ट ये एएमसी ने लॉक किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी एएमसी और एक वो भरोसा काफ़ी प्ले करता है। लेकिन हाँ, भरोसा तो बहुत अच्छी बात है। एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नाम की भी चीज़ होती है जिस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और उसी पर आप सलाह देते हुए। लेकिन अब रीना का मैं सवाल लेना चाहती हूँ। हर्ष, 9 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। एबीएसएल का मल्टी कैप है, फ्रंटलाइन इक्विटी है, निपॉन का फोकस्ड इक्विटी है, स्मॉल कैप है, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी है, और मैन्युफैक्चरिंग है। आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है, निपॉन का लार्ज कैप भी है इनके पास, और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप भी है। 40,000 रुपये जो हैं ये निवेश कर रही हैं, और 1 CR वेल्थ क्रिएशन का ही गोल है। इन्वेस्टमेंट होराइजन इनका है लगभग 10 साल का, और 16 लाख ये कह रही हैं अब तक इनका इकट्ठा हो चुका है। तो अचीवेबल अगले 10 साल में 1 CR का टारगेट, या तो ज़्यादा ही फिर कविता, होगा? इनफैक्ट कविता, अगर हम 16 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड कॉर्पस समझे, 40,000 रुपए हर महीने हाँ, का इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं कि अगर ये ग्रो करेगा आगे 10 साल में, तो इनका कॉर्पस जो एक्सपेक्टेड रहेगा वो करीबन 1.4 करोड़ रहेगा। ये चाह रही है 1 करोड़, बट 1 करोड़ 40 लाख आसपास ये इकट्ठा कर सकती है, अगर 12% के हिसाब से ये पूरा कॉर्पस ग्रो करता है। तो गुड न्यूज ये है कि जो अभी तक इन्होंने इन्वेस्ट कर करके 40,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट किया और 16 लाख रुपए इकट्ठा कर चुकी हैं। अगेन, आपके शो पे एक और इन्वेस्टर का उदाहरण है आपके पास, जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रहा है और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे है। सो आपके दर्शक आपको सुन के कविता कम से कम ये समझ में आने लगा कि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स, विमेन के विमेन कैटेगरी में तो आपने डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स बना दिए हैं। अब इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं। ऑब्वियसली स्कोप है कंसोलिडेशन का। 40,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करिए तो अगेन 4 स्कीम्स काफी होती।
तो इनके ही पोर्टफोलियो से मैं 4 स्कीम्स निकाल के देता हूँ। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड 10,000 रुपए, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 10,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 10,000 एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 10,000। तो ये 4 स्कीम्स में अगर ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो 40 पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो 16 लाख रुपए इन्होंने ऑलरेडी 9 स्कीम्स में इकट्ठा की हैं, उनका क्या करें? तो देखिए, पहला सजेशन आपका ये रहेगा कि इन 4 स्कीम्स को आगे जाते हुए कंटिन्यू करें, व्हिच मींस बाकी की स्कीम में से आप रिडीम कर लें पैसे और वो वापस री इन्वेस्ट कर दें इन्हीं 4 स्कीम्स में आगे जाते हुए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा करने में आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग सकता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी किया है। तो अगर आप उस टैक्स इम्प्लीकेशन से कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर जरिया ये रहेगा कि जैसा इन्वेस्टमेंट आपने अभी तक कर रखा है उसमें वैसे ही का वैसा दीजिए, लेकिन आगे जाती हुई जो एसआईपीज है वो सिर्फ इन 4 स्कीम्स में करिए। तो दोनों रास्ते आपके पास हैं कि आप अभी रिडीम करके पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो अभी आज के लिए दे दें, और इसका एक्चुअल देखा जाएगा तो कोई रियल इंप्लीकेशन नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं। आप आज अगर म्यूचुअल फंड में से रिडीम करती हैं तो इसका जो टैक्स है, और फिर आप भरने के बाद जब आप री इन्वेस्ट करती हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज की तारीख से शुरू होता है। मान लीजिए रिडेम्पशन आप 10 साल बाद करती, तो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना होगा जो आप आज देती। तो रियल सेंस में इंपैक्ट कैपिटल गेन्स का इतना नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, जितना आपको ऐसा लगे। लेकिन कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहता हूं कि आप कंटिन्यू करिए, जैसा जहां है वैसा रहने दीजिए। सिर्फ आगे जाते हुए एसआईपी की जो रकम है वो इन्हीं 4 स्कीम्स में करिए, और जैसे जैसे रिडेम्पशन करना होगा पहले उन स्कीम्स में से करें जहां पे आपने एसआईपीज बंद करके रखी है। चलिए रीना, आपको यहाँ पर विस्तार से सलाह मिलती हुई, और इसी के साथ हर्ष, आपके साथ विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश को हमें यहीं रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विमेन इन्वेस्टर्स का मार्गदर्शन किया। हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले तमाम महिला दर्शकों को बता दें कि ये जो शो है हम हर बुधवार को लेकर आते हैं। हर बुधवार को जो है विमेन इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, और अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं हमारे साथ, अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो व्हाट्सएप कर सकती हैं अपने सवालों को, और 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हर उस महिला के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है जो अपने आर्थिक सफ़र में आगे बढ़ना चाहती हैं, फिक्स डिपॉजिट से आगे बढ़ना चाहती हैं, सोने में निवेश करने से आगे बढ़ना चाहती हैं। ये सभी निवेश के जो विकल्प हैं बहुत ज़रूरी हैं आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, कहाँ कितना पैसा लगाया जाए, कहाँ जोखिम है, कहाँ ज़्यादा कमाई है, इन सब के लिए आपको सलाह की ज़रूरत होती है, सलाहकार की ज़रूरत होती है। और इसीलिए व्हाट्सएप नंबर के साथ यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेज सकती हैं। ये शो जो यूट्यूब पर जाएगा उसी के नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए विस्तार से। हम फिलहाल इस पेशकश में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार वो जो महिलाएं हैं जो अपने दम पर एक कारोबार खड़ा करना चाहती हैं, जी हाँ, अगर आपको भी कोई व्यवसाय शुरू करना है, अगर आपको भी कोई आइडिया है जिसको लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, तो महिला उद्यमियों से हम बातचीत करेंगे, और ब्रेक के उस पार एक वुमेन एंटरप्रेन्योर से बात करके जानेंगे उनके सफ़र के बारे में, और वो खुद कैसे निवेश करती हैं, कैसे आर्थिक तौर पे सशक्त वो बन गई हैं, उनकी कहानी जानेंगे ब्रेक के बाद।